Hello students of class 8th. Today we are going to discuss the another chapter number 3 from the book Honeydew, Glimpse of the Past. My dear students, I am going to explain this word to word and also explain the meaning of the difficult word in Hindi as well as in English. Also, I will try to underline them. What you have to do, you have to write down those difficult words or those words which are new to you in your fair copy before writing the questions and answers. Hope that you are get a start. And the chapter name is Glimpse of the Past. Glimpse का मीनिंग होता है झलक. आपको हमारे जो पास्ट है, स्पेशली हाउ वी गॉट इंडिपेंडेंस एंड व्हाट वाज द स्टोरी बिफोर इंडिपेंडेंस इन इंडिया, हम यहाँ पे इसको सबको डिस्कस कर रहे हैं. पास्ट का मतलब हमारा जो टाइम बीत चुका है उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं. अब इस लेसन को पढ़ने से पहले यहाँ पे हम क्या इसका जो समरी है इस चैप्टर का, यहाँ पे ये लिखा हुआ है बिफोर यू रीड. ओके, यानी एक सेंट्रल आइडिया हमें इस लेसन का मिल जाएगा कि हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं. हियर आर सम पिक्टोरियल ग्लिम्पस. पिक्टोरियल का मतलब अर्थ होता है पिक्चर के रूप में, तस्वीर के रूप में, फोटो के रूप में आपको दिए जाएंगे. ग्लिम्पस का मतलब झलक दी जाएगी, झांकी दी जाएगी. ओके, ऑफ द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री. हमारी जो कंट्री है उसकी जो इतिहास था, हिस्ट्री था, वो 1757 टू 1857. इसको याद रखिए, 1757 टू 1857, यानी ऑलमोस्ट 1 सेंचुरी, 100 ईयर्स का आपको जो है एक ग्लिम्पस दिया जा रहा है, झांकी दिया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है कि किस तरह से क्या क्या हुआ था. These pictures and speech bubbles. स्पीच बबल्स क्या होता है, जैसे आपको ये यहाँ पे ये पिक्चर दिखाई दे रहा है, ये फोटो दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे क्या है, ये लेडी जो है जो कुछ बोल रही है, इसको इसके अंदर लिखा गया, ये है स्पीच बबल. ओके, और ये आपने अगर बचपन में कभी कॉमिक्स या कार्टून बुक्स पढ़ी होंगी तो उनमें जो है इसी स्टाइल में जो है बच्चों को स्टोरी को नरेट किया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है. तो ये जो पिक्चर्स हैं ये हमारी हेल्प करेंगे. और स्पीच बबल्स का मतलब जो कुछ बोला जाता है वो एक बबल के अंदर लिखा जाता है, क्लेरिफाई करेगा. ओके, क्लियर करेगा. क्या क्लियर करेगा? द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंडीशंस. हमें समझने में, अंडरस्टैंडिंग समझने में, कंडीशंस का मतलब है हालात को, दैट लीड टू द इवेंट. इवेंट का अर्थ होता है घटना, जिससे घटना घटित हुई. कौन सी? नोन एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857, जिसको हम किस नाम से जाते हैं? फर्स्ट वॉर, प्रथम युद्ध. किसका? ऑफ इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध 1857 में, 1857 में लड़ा गया था. तो उसकी जो स्थितियां थी उनको हम इन पिक्चर्स के थ्रू समझेंगे. तो हमारा पहला टॉपिक है द मार्टियर्स. द मार्टियर्स का अर्थ होता है शहीद. ओके, उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे. आपको यहाँ पे एक पिक्चर दिखाई दे रही है और यहाँ पे लिखा हुआ है, इस बबल के अंदर लिखा है, ओ माय कंट्रीमैन, मेरे प्यारे देशवासियों. कंट्रीमैन का अर्थ हो गया देशवासियों. लेट योर आईज फिल विद द टीयर्स, अपनी आंखों में पानी आने दो. As you recall the sacrifices of our Indian martyrs. जैसे आप भारतीय शहीदों को याद करते हैं, उनके बलिदान को याद करते हैं. अगर आपको याद होगा, यहाँ पे एक पिक्चर में कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, जैसे ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की तरह नजर आ रहे हैं और ये लाल बहादुर शास्त्री की तरह नजर आ रहे हैं. तो ये जो एक गाने देशभक्ति का जो सॉन्ग था उसकी कुछ लाइनें, वो मेरे देश के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी. तो रिकॉल, याद करो, सैक्रिफाइसेस, कुर्बानी, बलिदान. ओके,
जरा याद करो कुर्बानी, जो शहीद हुए हैं, ये शहीद मार्टियर्स। ओके, यहाँ जो फोटो है वो आपको दिखाई दे रही होगी, इसमें हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके सारे फोटो, ये हमारे आजाद भगत सिंह, सॉरी शहीद भगत सिंह हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, ये महात्मा गांधी हैं, ये बहादुर शाह जफर है, हैं रानी लक्ष्मीबाई है, और ये लाला लाजपत राय हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, और बहुत सारे ऐसे अनगिनत, पता नहीं कितने लोगों के नाम हम जानते भी नहीं होंगे। उन्होंने जो है इस स्वतंत्रता संग्राम में 1857 में पार्टिसिपेट किया था। तो ये जब हमारा रिपब्लिक डे सेलिब्रेट हो रहा था तो उस समय हमारे देश की एक महान सिंगर हैं लता मंगेशकर, उन्होंने ये गाना गाया था। और आप भी अगर मौका मिले तो आप इसको सर्च कीजिए, ढूंढिए। आगे देखते हैं नेक्स्ट पिक्चर में क्या है और नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा। नेक्स्ट टॉपिक है द कंपनीज कॉन्क्वेस्ट फ्रॉम 1757 टू 1849। कंपनी किसके बारे में है? ये है ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। ओके, उन्होंने एक कंपनी बनाई थी, जो उनका बिजनेस ग्रुप था उसको उन्होंने एक नाम दिया था और उसका नाम क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी। कॉन्क्वेस्ट का अर्थ होता है विजय, उनकी जो जीत हुई, विजय हुई, उसके बारे में। कब से कब तक? 1757 से लेकर के 1849 तक के बारे में हम अब यहाँ पे देखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देखिए, ये जो इंडिया का मैप था 1765 में, ये जो येलो कलर है वो इंडियन प्रिंसेस है, यानी कि भारतीय जो रजवाड़े होते थे उनका है। और जो ये रेड कलर है हल्का हल्का, ये ब्रिटिश टेरिटरी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे में ये 1765 में आ गया था। ओके, यहाँ पे क्या लिखा है? विद इट्स सुपीरियर वेपन्स। सुपीरियर का अर्थ होता है और अच्छे किस्म के, है ना, अच्छी क्वालिटी के वेपन्स, हथियार। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एक्सटेंडिंग इट्स पावर इन 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी में क्या कर रही थी? जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो एक्सटेंड कर रही थी, प्रसार कर रही थी, फैला रही थी, ठीक है, अपना एरिया। किसकी मदद से? विद द सुपीरियर वेपन्स। उनके पास जो हथियार थे वो ज्यादा अच्छी क्वालिटी के, उत्कृष्ट जिसको कहते हैं। सुपीरियर का अर्थ हो गया उत्कृष्ट। तो आप इस मैप को देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि 1765 में कितना एरिया इंग्लिश या ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। ये जो सेकंड पिक्चर है, इसमें क्या लिखा है? इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड। जो इंडियन प्रिंसेस थे, उनकी जो इंडियन के भारतीय जो राजा थे वो कैसे थे? शॉर्ट साइटेड। शॉर्ट साइटेड का अर्थ होता है जो दूरदृष्टि वाले नहीं होते हैं। ओके, वो एक्चुअली आपस में अपने ही झगड़ों में उलझे रहते थे। ये क्या लिखा है? दैट अपस्टार्ट राजा बा कॉल द इंग्लिश मर्चेंट्स, दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम। ये क्या कह रहा है? ये किंग है, ये क्या कह रहा है कि किसी राजा ने क्या कर दिया है? विद्रोह कर दिया है, अपस्टार्ट कर दिया है। तो ये राजा कहता है कि ये किंग आपस में क्या कहते हैं इस तरह से कि किसी ने विद्रोह कर दिया, तो वो कहते हैं कॉल द इंग्लिश मर्चेंट। इंग्लिश मर्चेंट को बुलाइए, जो इंग्लिश व्यापारी हैं, यानी कंपनी वालों को बुलाओ। दे विल हेल्प मी, वो क्या करेंगे? मेरी हेल्प करेंगे। टू डिफीट हिम, उसको हराने में। डिफीट का अर्थ हो गया हराने में। पीपल हैड नो पेस ड्यू टू सच कांस्टेंट। और ये जो राजा लोग थे ये आपस में लड़ते रहते थे। ओके, सो पीपल हैड नो पीस। जो लोग थे, जो जनता थी, वो शांत नहीं रह सकती थी। ड्यू टू सच कांस्टेंट फाइट्स, जो ये फाइट्स थी, ये लगातार चलने वाली फाइट्स थी, उनकी वजह से पब्लिक जो है, आम जो प्रजा थी, वो अब क्या हुआ? द राइवलर्स हेल्प द ईस्ट इंडिया। जो विद्रोही थे उन्होंने क्या किया? ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिल गए। एंड इट कुड इजिली सबड्यू इंडियन प्रिंस वन बाय वन। और इसकी मदद से आसानी से, इजिली सबड्यू, क्या कर? सबड्यू का अर्थ हुआ कि मतलब सप्रेस करना, किसी को दबा देना, हरा देना। किसको हराया उन्होंने? इंग्लिशमैन ने इंडियन प्रिंस को हरा दिया, एक एक करके, मतलब भारतीय राजाओं को धीरे धीरे हरा दिया। लेकिन उस समय क्या था? ए फार सीइंग रूलर, एक दूरदृष्टि वाला राजा, लाइक अ ब्रेव टीपू ऑफ मैसूर। जो मैसूर का किंग था उसका नाम क्या था? टीपू। फॉट द ब्रिटिशर्स, उसने फाइट किया ब्रिटिशर्स के साथ, कंपनी के साथ, टिल ही डाइड फाइटिंग। और तब तक करता रहा जब तक कि वो शहीद ना हो गया हो, मर ना गया हो। इस राजा ने थोड़ा सा अंग्रेजों के साथ क्या किया था? थैंक गॉड देयर इज
peace in country now. No more wars and no looting by thugs. ये जो इंग्लिश थे, ब्रिटिश कंपनी थी, इन्होंने शुरू शुरू में क्या किया, जो चोर लूटने वाले होते थे उनको पकड़ने की कोशिश की, उनको मारने में, उनको समाप्त करने में राजाओं की वगैरह की मदद की। अब राजा लोग क्या हो गए थे, इनके कर्जदार हो गए थे। अब इनकी मदद किसने की, ये देखिए क्या कह रहे हैं, इट इज गुड हु सेंट द ब्रिटिश, ये अच्छा हुआ कि ब्रिटिशर्स आ गए। आवर डेस्टिनी इज लिंक्ड विद देम, और हम ये कहते हैं कि हमारा जो भाग्य है, डेस्टिनी, डेस्टिनी का अर्थ क्या हो गया, हमारा जो भाग्य है, किस्मत है, इज लिंक्ड, उनके साथ कनेक्टेड है। हाउ इंडियंस रिएक्ट टू दीज कॉन्क्वेस्ट, ये जो भारतीय राजा थे किस तरह से क्या कर रहे थे, रिएक्ट कर रहे थे इन कॉन्क्वेस्ट पे, इन विजयों पे, इन अंग्रेजों की जो विजय हुई थी उनके साथ। अब ये लोग क्या करें, द व्हाइट मैन हैज किल्ड और डिथॉर्न्ड आवर किंग्स, एक तरफ ऐसी बातें चल रही थी, कैसी, द व्हाइट मैन मीन्स द इंग्लिश मैन, हैज किल्ड, या तो मार दिया, डिथॉर्न्ड, थॉर्न का अर्थ होता है सिंहासन, और डिथॉर्न का मतलब सिंहासन से हटा देना। लोग क्या कह रहे थे कि ये जो व्हाइट मैन है उन्होंने क्या कर दिया, हमारे राजा को या तो मार दिया है और या क्या कर दिया, सिंहासन से हटा दिया। ये दूसरा आदमी क्या कह रहा है, देखिए, सम किंग्स वर नॉट गुड, कुछ राजा अच्छे नहीं थे, बट आफ्टर ऑल, लेकिन फिर भी, दे वर ऑफ दिस लैंड, वो तो इसी धरती के थे, इसी धरती के थे। नाउ वी हैव बिकम स्लेव्स ऑफ फॉरेनर्स, कुछ लोग कह रहे थे कि हम क्या बन गए हैं, बिकम स्लेव्स, स्लेव्स का मीनिंग हो गया गुलाम, दास बन गए। अब किसके दास बन गए, फॉरेनर्स के। पहले तो अपने राजाओं के दास थे, लेकिन अब हम किसके दास बन गए, फॉरेनर्स के दास बन गए। तो ये इस तरह से ब्रिटिश ने, जो हमने अभी तक पहली स्लाइड पढ़ी है, जो पहली पिक्चर पढ़ी थी, उसमें क्या होता, ब्रिटिशर्स ने किस तरह से पैर पसारने शुरू कर दिए थे, वो उसके बारे में हमने ये पढ़ा है। अब देखिए, ब्रिटिश रूल शुरू हो गया था एंड 1765 टू 1836 के बारे में। अब देखो क्या हो रहा था, जो रिलीजियस लीडर थे, जो धार्मिक गुरु थे, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, उन्होंने जो है लीडर्स प्रीच्ड आइडियाज लाइक अनटचेबिलिटी, कि अनटचेबिलिटी का अर्थ होता है छुआछूत, यानी कि किसी को टच नहीं करना, एंड चाइल्ड मैरिज, और बाल विवाह, चाइल्ड मैरिज का मतलब बाल विवाह, ये प्रथाएं उस समय काफी प्रचलन में थी। यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए, एनीवन हु क्रॉस द सी लूज हिज रिलीजन, यहाँ पे कोई धर्मगुरु बोल रहे हैं कि एनीवन, जो कोई भी, क्रॉस द सी, समुद्र को, सी करते समुद्र को क्रॉस करेगा, लूजेस हिज रिलीजन, यानी वो अपना धर्म को त्याग देगा। ओके, ऑल द मिजरी, यानी मिजरी का अर्थ होता है जो भी मिस हैपनिंग्स हो रही हैं, जो भी स्थिति खराब होती है, वुड इज इन द वर्ल्ड इज ड्यू टू वुमेन, वो किसके कारण है, स्त्रियों के कारण है। उसके बाद, द ट्रुथ वाज दैट इंडियंस हैड लॉस्ट सेल्फ रिस्पेक्ट, लेकिन सच्चाई वाली बात क्या थी, ट्रुथ क्या था, इंडियन हैड लॉस्ट सेल्फ रिस्पेक्ट, भारतीयों ने आत्मसम्मान को क्या कर लिया था, लूज कर लिया था, दे हैव लॉस्ट। द ब्रिटिश स्कॉन्ड देम, ब्रिटिश ने क्या किया, उनको स्कॉन्ड किया, दे हैव लॉस्ट देयर सेल्फ रिस्पेक्ट, और ब्रिटिश ने उनका क्या किया, स्कॉर्निंग कर दिया, थ्रेटनिंग कर दिया, यानी कि तिरस्कार करना। स्कॉर्न का अर्थ हो गया किसी का अनादर करना। ओके, द स्ट्रॉन्ग फीलिंग दैट यू हैव व्हेन डू नॉट रिस्पेक्ट समबडी, द नेटिव्स आर अनवर्दी ऑफ द ट्रस्ट। ये जो ब्रिटिश है, ये क्या बोल रहा है, एक दूसरे में क्या बात कर रहे हैं, जो नेटिव्स हैं, नेटिव्स का अर्थ होता है जो यहाँ के मूल निवासी हैं, वो क्या है, अनवर्थी हैं ऑफ ट्रस्ट, यानी उन पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है। इनकेपेबल ऑफ ऑनेस्टी, और वो क्या है, कैपेबल हैं ऑनेस्टी की, यानी कि वो ईमानदार भी नहीं है। यहाँ पे देखिए एक इंडियन है, ओके, ये इंडियन क्या कह रहा है, देखिए, ट्रू, ये कह रहा है सच, ये तो चापलूसी की किस हद तक होती थी। ट्रू योर ऑनर, सही बात कह रहे हैं, बट आई एम ऑनेस्ट, लेकिन मैं क्या हूं, ईमानदार हूं।
लेकिन यहाँ की जनता क्या नहीं है, ईमानदार नहीं है, लेकिन मैं तो ईमानदार हूं। बीइंग मर्चेंट्स, अब ये जो ब्रिटिश थे वो क्या थे, एक्चुअली व्यापारी थे। द ब्रिटिश वांटेड क्विक प्रॉफिट्स, क्योंकि वो मर्चेंट थे, व्यापारी थे, तो वो क्या चाहते थे, क्विक प्रॉफिट चाहते थे, तुरंत प्रॉफिट, फायदा चाहते थे। देयर हैवी टैक्सेस, उन्होंने क्या करते, किसानों पे, लोगों पे बहुत सारे हैवी, बड़े बड़े टैक्स लगा दिए थे, ओके, कर लगा दिया था। और उन्होंने क्या किया, उस टैक्स की वजह से द टैक्स फोर्स्ड फार्मर टू अबंडन देयर फील्ड्स। अबंडन का अर्थ होता है छोड़ना, त्याग करना। इस जो हैवी टैक्स उन्होंने इम्पोज कर दिया था, उसकी वजह से फार्मर्स को अपना खेत वगैरह का त्याग करना पड़ रहा था। ये देखिए क्या कह रहे हैं, बट योर मैन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप, ओके, ये ब्रिटिशर से बोल रहे हैं कि तुम्हारा जो आदमी है वो मेरी सारी फसल ले रहा है। क्रॉप मीन्स फसल ले रहा है। ये क्या कहते हैं, यू आर स्टिल इन एरियर्स, यानी अभी भी आप पे एरियर्स है। एरियर का अर्थ होता है देनदारी, यानी तुम्हारा बकाया अभी भी है। इफ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक, अगर तुम नेक्स्ट वीक तक नहीं दोगे, आई विल सेंड यू जेल, मैं तुम्हें क्या कर दूंगा, जेल में भेज दूंगा। तो इस तरह से उन्होंने इंडियन पेजेंट्स को, इंडियन फार्मर्स को बुरी तरीके से क्या कर दिया था, दबा दिया था। टिल द ब्रिटिश इन्वेंटेड अदर मेथड, अभी भी ब्रिटिश ने क्या किया, कुछ नए तरीके इन्वेंट कर दिए, खोजे, किस चीज के लिए, गिव देम मोर प्रॉफिट्स, ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट। अब कैसे प्रॉफिट को कमाते थे वो देखिए, हैं ये क्या कहते हैं यहाँ पे, दिस इंग्लिशमैन इज सेइंग दैट द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड शुड नॉट हैव एनी इंपोर्ट। जो गुड्स, जो सामान जो है इंग्लैंड में मैन्युफैक्चर हो रहा है, मैन्युफैक्चर मीन्स बन रहा है, शुड नॉट हैव एनी इंपोर्ट ड्यूटी, उसके ऊपर क्या नहीं होनी चाहिए, कोई आयात शुल्क नहीं होना चाहिए। व्हेन ब्रॉड इनटू इंडिया, जब वो इंडिया में आएगा तो उसके ऊपर कोई आयात शुल्क नहीं होना चाहिए। ओके, द सेकंड वन से गुड आइडिया, ओके, क्योंकि आयात शुल्क नहीं हुआ तो उससे क्या होगा, उससे होगा क्या कि जो ब्रिटेन का प्रोडक्ट है वो सस्ता होगा। अब जब वो सस्ता होगा तो इंडियन प्रोडक्ट के कंपैरिजन लोग उसको ज्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि वो इजीली मिल रहा है। तो उससे क्या फायदा होगा, वो लोग उसको बाहर का, इंग्लैंड का सामान पहनना या यूज करना शुरू करेंगे। उससे हमारा ये जो यहाँ का उत्पादन था, मैन्युफैक्चरिंग थी, जो वेबर्स होते थे, जो कपड़ा बुनते थे खासकर, वो क्या हो जाता है, उनके कपड़े नहीं बिकते थे। अब जब नहीं बिकेगा तो क्या हो जाएगा, व्यापार ठप हो जाएगा। ओके, द ईस्ट इंडिया कंपनीज लॉ बिगेन टू क्रिपल इंडियन इंडस्ट्रीज। ऐसे कानून की वजह से जो भारतीय उद्योग था, इंडस्ट्रीज है, वो क्या हो गया, दम घुटने लग गया। द ब्रिटिश इनएविटेबली फेमिनाइन्स फॉलो। इनएविटेबली का अर्थ होता है कि जिसका आना रोका न जा सके, जिसको घटित होने से न रोका, यानी कि आने ही वाला था। क्या, फेमिनाइन्स का मतलब होता है अकाल। वो तो क्या हुआ कि एक अकाल उस समय आ गया, कब, बिटवीन 1822 एंड 1836, 1822 से लेके 1836 तक क्या हो गया, अकाल पड़ गया, ये बंगाल वगैरह में है। 19 लाख इंडियन डाइड ऑफ स्टारवेशन। 19 लाख इंडियन, 19 लाख भारतीय क्या हो गए, डेड हो गए ऑफ स्टारवेशन। स्टारवेशन का मतलब होता है उस भूख से, क्योंकि अकाल पड़ गई थी, खाना था नहीं, तो उसकी वजह से इतने सारे लोग मर गए थे। द ब्रिटिश पॉलिसीज ruined द एक्सपोर्ट आर्टिजन्स एंड देयर बिजनेस। जो ब्रिटिश की पॉलिसीज थी, नीतियां थी, पॉलिसीज यानी कि नीतियां थी, रूइन का अर्थ होता है बर्बाद करना। तो उन्होंने पॉलिसीज ने क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया था। क्या बर्बाद कर दिया था, एक्सपोर्ट आर्टिजन्स, जो काश्तकार थे, जैसे कपड़ा बनाने वाला, कारपेंटर हो गया, कोई भी चीज हो गई जो यहाँ उत्पादन करना था, जो एक्सपर्ट थे, उनकी जो कलाकारी थी उसको क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया। एंड देयर बिजनेस, और उनके व्यापार को भी क्या कर दिया था, बर्बाद। अब देखिए थोड़ा सा सुधार की तरफ हम जा रहे थे, समाज में जो प्रॉब्लम्स थी उसको किस तरह से सुधार हो रहा था उनके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट द राजा राम मोहन राय। इनका जो बर्थ था वो 1772 में था और इनकी जो डेथ थी वो 1833 तक थी।
क्या है राजा राम मोहन राय के बारे में? राजा राम मोहन राय ए लर्नड मैन फ्रॉम बंगाल। राजा राम मोहन राय जो एक लर्न मैन थे, एक विद्वान आदमी थे। लर्न का मतलब विद्वान आदमी। कहां से थे? फ्रॉम बंगाल। अंडरस्टूड, उन्होंने समझा, व्हाट वाज रॉन्ग विद दिस कंट्री, कि इंडिया में गलत क्या हो रहा है। रॉन्ग मतलब गलत हो क्या रहा है। लेट अस नॉट डिस्पाइज ourselves, let us not despise ourselves। इसका अर्थ क्या हुआ? कि हम क्या करें, अपने आप को नेग्लिजिबल या वर्थ लेकर ना समझें, है ना, अपनी कीमत को कम ना करें, डिग्रेड ना करें अपने आप को। our ancient culture, ancient यानी प्राचीन, कल्चर जो संस्कृति है, is great, वो महान है, and we are capable of greater अचीवमेंट्स, और हम सक्षम हैं, कैपेबल हैं किसके? ग्रेटर अचीवमेंट्स, अच्छे अचीवमेंट्स। अचीवमेंट्स का अर्थ होता है कि उपलब्धियों के हम क्या हैं? हकदार हैं। सुपरस्टिशंस हैव बीन रूइनिंग अस, जो सुपरस्टिशन का अर्थ होता है अंधविश्वास। सुपरस्टिशंस फैले हुए हैं, हैव बीन रूइनिंग अस, जो क्या कर रहे हैं? हमें एक्चुअली बर्बाद कर रहे हैं। तो राजा राम मोहन राय का कहने का मतलब क्या था? कि हमको अपने आप को डिस्पाइज नहीं करना चाहिए, डिग्रेड नहीं करना चाहिए, कम नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि जो हमारा एंशिएंट कल्चर है वो महान है, और हम कैपेबल हैं, सक्षम हैं किसके? ग्रेटर अचीवमेंट के लिए। लेकिन सबसे पहले हमको क्या करना होगा? अपनी सोसाइटी में क्या रिफॉर्म्स करने होंगे। जो सुपरस्टिशंस, अंधविश्वास फैले हुए हैं, उनकी वजह से हमारा समाज क्या हो गया? बर्बाद हो रहा है। He told his wife Uma, Uma is who? Wife of राजा राम मोहन राय। ये क्या किस तरह से अपने वाइफ को समझाते हैं? काउज आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, जो गाय है, जो गाय हैं वो अलग अलग रंग की होती हैं, अलग अलग कलर की होती हैं, बट द कलर्स ऑफ दियर मिल्क इज द सेम, लेकिन उनका जो दूध होता है वो सारा का सारा सबका एक ही रंग का होता है। इसका मतलब क्या है? कि डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस, बट एजेंट्स ऑफ एवरी रिलीजन इज सेम। डिफरेंट टीचर्स, अलग अलग जो टीचर्स हैं, शिक्षक हैं, उनके क्या हैं? अलग अलग ओपिनियंस हैं, मत हैं, दृष्टिकोण हैं, ओके। लेकिन एजेंट्स यानी सार, एजेंट्स का अर्थ हुआ जो उसका सार है, ऑफ एवरी रिलीजन, हर धर्म का वो सेम है। यानी ये किसके बारे में कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि हमारे देश में बहुत सारे रिलीजन्स हैं, लेकिन भले ही वो अलग अलग हैं, लेकिन उन सबका मूल एक ही है। उसके बाद उन्होंने क्या किया? समाज को सुधारने का काम शुरू किया। He was arrested by science, he was attracted by science and modern knowledge। वो किसकी तरफ आकर्षित थे? अट्रैक्टेड, वो अट्रैक्टेड थे, आकर्षित थे किसकी तरफ? साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज, जो विज्ञान है और जो आधुनिक नॉलेज है, इसके प्रति वो अट्रैक्टेड थे। यानी कि वो इस चीज को, साइंस को और मॉडर्न जो कंसेप्ट था नॉलेज का, उसको वो प्रमोट करना चाहते थे, यानी कि वो हमारी सोसाइटी में उसको लेके आना चाहते थे। क्या कहना था उनका? नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक। जो नॉलेज है वो क्या होना चाहिए? प्रैक्टिकल होना चाहिए और आधारभूत होना चाहिए और वैज्ञानिक कसौटी पे होना चाहिए। उसके बाद राजा राम मोहन राय ने क्या किया? He crossed the seas, उन्होंने समुद्र पार किया, and went to England, और इंग्लैंड गए, to see what made the British powerful, देखने के लिए कि जो ये ब्रिटिश हैं इतने पावरफुल कैसे बन गए। Here he told them, उन्होंने बताया उनको, ओके वहां उन्होंने इंग्लिश मैन को क्या बताया? We accept you as rulers, हम स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, you as rulers, हम आप ब्रिटिशर्स को अपना शासक स्वीकार करते हैं। You must accept as the subjects, और आपको भी क्या करना चाहिए? हमें as a अपनी सब्जेक्ट्स यानी प्रजा की तरह स्वीकार करना होगा। But you must remember, लेकिन आपको याद रखना चाहिए, the responsibility of a ruler, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारियां हैं किसकी? रूलर की, शासक की, owes to his subjects, वो अपने प्रजा के प्रति हैं। He started newspapers, but the suspicious British stopped them in 1823। जो राजा राम मोहन राय ने क्या किया था?
न्यूज़पेपर को स्टार्ट किया था पब्लिक को अवेयर करने के लिए, जनता को अवेयर करने के लिए। लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे उनको क्या हो गया था, शक हो गया था, सस्पिशियस, संदेह हो गया था, और उन्होंने क्या कर दिया, उसका जो न्यूज़पेपर था उसको बंद कर दिया था। अब क्या होता है 1765 टू 1835, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या कर दिया, इंडियन पब्लिक का, भारतीय जनता को बुरी तरह से दबाना, कुचलना शुरू कर देता। ऑपरेशन, ऑपरेशन अलग चीज होता है, ये है वर्ड ऑपरेशन। ऑपरेशन का अर्थ होता है दमन, किसी चीज का उत्पीड़न, अत्याचार, यानी कि अब हम अंग्रेजों के अत्याचार के बारे में पढ़ रहे हैं इस पिक्चर्स में। देखिए कैसे, बट द ब्रिटिशर्स कंटिन्यू टू ऑपरेस इंडियंस, उन्होंने भारतीयों का दमन करना कंटिन्यू जारी रखा। इन 1888, 1818 में दे हैड पास्ड, उन्होंने पास किया क्या, रेगुलेशन एक्ट थर्ड, एक जो कानून उन्होंने पास किया, और इसके अंडर में क्या था, अंडर इट, इसमें क्या था, एन इंडियन शुड बी जेल्ड विदाउट ट्रायल इन ए कोर्ट। जो रॉलेट एक्ट है उसके बारे में ये बात है कि जो रेगुलेशन एक्ट थर्ड हुआ था, उसमें क्या था कि बगैर किसी पूछताछ के ओके सीधे भी किसी भी आदमी को जेल में डाल दिया जा सकता था। ऐसे इस तरह के कानून उन्होंने पास किए। जबकि ऑल द टाइम ब्रिटिश ऑफिसर्स इन इंडिया ड्यू बिग सैलरी, और जो ब्रिटिश ऑफिसर्स इंडिया में थे वो क्या कर रहे थे, बिग सैलरीज को, यानी कि अच्छी खासी सैलरीज को क्या करते, ले रहे थे। एंड ऑल्सो मेड प्रॉफिट इन प्राइवेट बिजनेस, और जो उनके अपने बिजनेस थे उसमें भी वो फायदा कमा रहे थे। इन 1829 ब्रिटेन वाज एक्सपोर्टिंग ब्रिटिश गुड्स वर्थ 7 करोड़ रुपीज टू इंडिया। 1829 में ब्रिटेन ने क्या किया था, 7 करोड़ रुपए तक का, अब 7 करोड़ आज आपको भले एक छोटी अमाउंट लगती होगी, लेकिन ये कब की बात है, 1829 की बात है। ऑलमोस्ट 200 साल होने वाले हैं। 200 साल पहले 7 करोड़ की क्या वैल्यू रही होगी। उन्होंने इतना माल इंडिया में क्या कर दिया था, इंपोर्ट कर दिया था। यानी हम लोग, हमारे जो एंसेस्टर थे, पूर्वज थे, उनको वो सामान बेचा गया। ब्रिटिश proposed on the company's load while Indian industries began to die। जो ब्रिटिश था, ब्रिटेन ने क्या किया, जो ब्रिटेन क्या कर रहा था, प्रॉस्पेर हो रहा था, यानी कि फल फूल रहा था। ऑन कंपनीज लूट, जो कंपनी जो भारत में जो लूट मचा रखी थी उस पे क्या कर रहा था, फल फूल रहा था। जबकि इंडियन इंडस्ट्रीज, जो भारतीय उद्योग थे, बिगेन टू डाई, वो मरने लगे, क्योंकि अधिकतर माल जो है इंग्लैंड से आने लग गए। गवर्नर जनरल बेंटिंग रिपोर्टेड बैक होम। इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा जो विलियम बेंटिंग थे उन्होंने थोड़ा बहुत सुधार का काम किया था, लेकिन वो फिर वापस चले गए इसी दौरान। द बोन्स ऑफ कॉटन वेवर्स आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया। जो आप इन पिक्चर्स को भी ध्यान से देखिए कि इन पिक्चर्स में जो कैरेक्टर्स हैं वो बोल क्या रहे हैं, ओके, और आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। ओके, डिससैटिस्फिकेशन, डिससैटिस्फिकेशन का अर्थ होता है असंतुष्ट। ओके, क्योंकि असंतोष एक्चुअली इंडियन पब्लिक में क्या हो रहा था, धीरे धीरे असंतोष बढ़ रहा था। और ये कब की बात है, हम ये पढ़ रहे हैं 1835 टू 56 के दौरान। हुआ क्या, एजुकेशन इन इंडिया वाज इन पर्शियन एंड संस्कृत। उस समय जो इंडिया में जो एजुकेशन थी वो 2 मीडियम में दी जाती थी, या तो पर्शियन मीडियम में और या तो संस्कृत मीडियम में दी जाती थी। इन 1835 इंग्लिशमैन नेम्ड मैकॉले सजेस्टेड अ चेंज, और एक एजुकेशन एक्ट मैकॉले का आया और उसने एक बहुत ही क्रांतिकारी परिवर्तन उस समय वो लेके आया। उसने क्या कहा, वी शुड टीच द नेटिव्स थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज। जो यहाँ के मूल लोग हैं उनको हमें किस इंग्लिश लैंग्वेज में क्या करना चाहिए, उनको अध्ययन करवाना चाहिए। यानी कि यहाँ की जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो क्या होना चाहिए, इंग्लिश होना चाहिए। आई एग्री। और जो उनका बॉस था
उसने वेंटिंग था, उसने एक्सेप्ट कर लिया उसका प्रपोजल। तो वहां से हमारी जो एजुकेशन सिस्टम थी वो पूरी की पूरी बदल गई। इंग्लिश एजुकेशन प्रोड्यूस्ड कलर, और जो इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम था इसने क्या प्रोड्यूस किए, क्या बनाए, कलर्स। कलर्स का मतलब बाबू लोग बनाए। टू होम द ब्रिटिश गेव पीटी जॉब्स, छोटी छोटी जॉब्स उनको दी, पीटी तुच्छ वाली जॉब दी। इंसिडेंटली, घटनाक्रम जो हुआ था, इट ऑल्सो प्रोड्यूस अ न्यू जनरेशन। लेकिन उस एजुकेशन की वजह से जो सिस्टम आया था, इसकी वजह से एक नई जो जनरेशन खड़ी हो रही थी, पीढ़ी खड़ी हो रही थी, वो कुछ चेंजेस के साथ, इंटेलेक्चुअल्स के साथ हो रही थी, यानी उसकी सोच थोड़ा अलग थी। और ये क्या कहते हैं, देखिए, वी मस्ट एजुकेट अवर ब्रदर्स, हमको भी अपने भाइयों को क्या करना चाहिए, शिक्षित करना चाहिए। एंड ट्राई टू इम्प्रूव दियर मटेरियल कंडीशंस, और उनकी जो आधारभूत स्थिति है उसको भी क्या करना चाहिए, सुधार करना चाहिए। फॉर दैट वी मस्ट कन्वे अवर ग्रीवांस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट, और इन्होंने कहा कि इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उसके पास अपना मैसेज भेजना चाहिए। किस चीज के लिए, कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है या जो यहाँ की आर्थिक हालात है, इसको क्या किया जाए, इम्प्रूव किया जाए। और अब देखिए, हमने एक मैप स्टार्टिंग में देखा था, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं 1765 में देखा था, अब 1856 में देखिए, जो येलो कलर है वो कितना कम हो गया है। ये जो येलो कलर है किसका है, इंडियन प्रोविंसेस का, यानी कि भारतीय राजाओं के है। और जबकि ये जो रेडिश कलर है जो थोड़ा सा, ये किसका था, ब्रिटिश कलर का। तो ये तो धीरे धीरे क्या हो गया था, 1856 तक इसने ऑलमोस्ट कवर कर लिया था। देखिए क्या लिखा है, इन बाय 1856 द ब्रिटिश हैड कॉन्कर्ड द होल इंडिया। कॉन्कर्ड का अर्थ होता है जीत जाना। उन्होंने क्या कर दिया, पूरा लगभग पूरा इंडिया क्या कर लिया था, कंट्रोल में ले लिया था, कवर। दे केयर लिटिल अबाउट इंडियन नीड्स, वो जो हमारी जरूरतें थी, हमारे इंडियंस की नीड्स थी, उसके बारे में बहुत ही लिटिल केयर करते थे, वो छोटी सी परवाह करते थे, ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। ओके, अब आम लोगों में क्या बातें हो रही थी वो देखिए, our kings have become puppets and we have lost our old jobs। ओके, हमारे जो किंग्स हैं वो क्या बन चुके हैं, पपेट्स बन चुके हैं। पपेट्स का अर्थ होता है क्या, पालतू टाइप का। किसका, ये जो ब्रिटिशर्स हैं उनके। एंड वी हैव लॉस्ट अवर ओल्ड जॉब्स, और जो हमारा जो पुराना काम था हम उसको खो चुके हैं। दूसरा आदमी क्या कर रहा है, एंड लैंड्स, और साथ में हमारी जमीन भी। दे आर कन्वर्टिंग अवर ब्रदर्स। ओके, और कोई कह रहा है कि वो क्या कर रहे हैं, हमारे ब्रदर्स को कन्वर्ट कर रहे हैं। कन्वर्ट कर रहे हैं यानी कि इन टर्म्स ऑफ रिलीजन, उनका धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। यू ओनली टॉक, तुम केवल बोलते हो। ये तीसरा आदमी क्या कर रहा है, डू समथिंग टू ड्राइव देम आउट, कुछ ऐसा करते हैं कि उनको ड्राइव देम आउट यानी कि बाहर निकाल फेंकते हैं। अब देखिए धीरे धीरे किस तरह से पब्लिक में असंतोष फैल रहा है। द स्पार्क्स, स्पार्क्स का अर्थ होता है चिंगारी। 1855 टू 1857, अब 1855 से लेकर 1857 के बीच की हम स्टोरी को डिस्कस कर रहे हैं। अब क्या हो गया, धीरे धीरे चिंगारियां लोगों में उठने लगी थी। टैक्सेस कंटिन्यू टू रेन द पेजेंट्स, जो कर थे, टैक्सेस थे, वो उन्होंने जारी रखा। रेन, बर्बाद करना। टू द पेजेंट्स, पेजेंट्स का अर्थ होता है, पेजेंट्स का अर्थ होता है किसान, फार्मर्स। ओके, इन बंगाल, बंगाल में क्या होता, द संथाल्स, ये संथाल्स कोई जाति है, संथाल्स हु हैड लॉस्ट देयर लैंड्स अंडर न्यू लैंड रूल्स। संथाल लोगों ने क्या कर दिया, अपनी जो जमीन थी, वो जो नए रूल्स आए थे उसकी वजह से उनकी जमीन ब्रिटिशर्स ने ले ली थी, और बिकम डेस्परेट, लाचार हो गए थे। इन 1855, 1855 में दे रोज इन रिवेलियन, और उन्होंने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। यानी कि पहला विद्रोह ये 1855 में शुरू हो गया था, किसानों का आंदोलन हुआ था ये। ओके, इसको हम संथाल विद्रोह भी कहते हैं। रिवेलियन, रिवेलियन का अर्थ क्या हो गया, विद्रोह। एंड मैस्कर्ड यूरोपियंस एंड देयर सपोर्टर्स अलाइक। मैस्कर्ड का अर्थ होता है मार देना, मर्डर करना। किसका मर्डर किया, यूरोपियंस का, यानी कि जो भी यूरोपियंस थे। एक्चुअली उस समय इंडिया में
नॉट ओनली यूरोपियन ब्रिटिशर्स, वहां यहाँ पे उस समय डच हो गया, फ्रेंच हो गया, पोर्टुगीज हो गया, पुर्तगाली हो गया, ये सारे लोग भारत में एक बिजनेस कंपनी या व्यापारी कंपनी बनकर गए थे और इन्होंने धीरे धीरे यहाँ पे राज करना शुरू कर दिया था। ओके, तो उनको जो भी ब्रिटिशर्स मिला उसको उन्होंने मार दिया। ये देखिए किस तरह का आपको पिक्चर दिखाई दे रही है। आप इन पिक्चर्स को थोड़ा सा गौर कीजिए, आपको क्या नजर आ रहा है। ओके, ये एक विद्रोह की आपको सीन दिखाया गया है। डिसकंटेंट वाज ब्रूइंग इन ईस्ट इंडिया कंपनीज आर्मी टू। डिसकंटेंट, असंतुष्टता जो थी, डिसकंटेंट का मतलब हुआ, कंटेंट का मतलब सहमति और डिसकंटेंट का मतलब असहमति, वो भी डेवलप हो रही थी। किसमें? कंपनी की आर्मी में भी वो चीज डेवलप हो रही थी। क्यों हो रही? उसका रीजन क्या था? अभी यहाँ पे देखिए, एक आदमी क्या कर रहा है, द वाइट सोल्जर्स गेट यूज पे। जो अंग्रेज सिपाही हैं उनको जो है जो सैलरी मिलती है वो क्या है? यूज है, बहुत बड़ी अमाउंट मिलती है उनको। पिटियंस एंड स्लो प्रमोशन, और जबकि हमको जो है उसी काम के बदले क्या मिलता है? बहुत कम मजदूरी मिलती है। द अंग्रेज आस्क टू क्रॉस द सी विच इज अगेंस्ट आवर रिलीजन। दूसरा आदमी क्या कह रहा है कि अंग्रेजों ने हमको क्या बोला है? टू क्रॉस द सी, समुद्र को क्रॉस करने के लिए बोला है, जबकि वो क्या है? हमारे अगेंस्ट, विरुद्ध है। आवर रिलीजन, हमारे धर्म के क्या है? विरुद्ध है। हु इज द टोपी वाला टू एबॉलिश आवर एज ओल्ड कस्टम्स। ये जो टोपी वाले हैं यानी हैट वाले हैं, ये कौन होते हैं? टू एबॉलिश, समाप्त करना। एबॉलिश का अर्थ है समाप्त करना। टू आवर एज ओल्ड, जो बहुत सारे पुराने कस्टम्स यानी कि रीति रिवाज हैं, इनको बर्बाद करने वाले ये कौन होते हैं? तो यहाँ पे एक सिपाही आता है, इसके दिमाग में एक बात आती है, वो क्या कहता है? वी मस्ट ड्राइव आउट द अंग्रेज। हम इन अंग्रेजों को क्या करना चाहिए? ड्राइव आउट करना चाहिए, बाहर खदेड़ना चाहिए। एंड दिस सिपाही, दिस person was मंगल पांडे। सिपाही मंगल पांडे attacked the adjutant of the regiment and was executed। एडजुटेंट का अर्थ होता है एक मिलिट्री ऑफिसर जो कि उनको कंट्रोल करता था। मंगल पांडे ने क्या कर दिया? उसको अटैक कर दिया। ओके, और उन्होंने क्या कर दिया है? इसको अरेस्ट करके एग्जीक्यूट कर दिया। एग्जीक्यूटेड का अर्थ होता है लटका देना, फांसी पे चढ़ा देना। ओके, थाउजेंड्स ऑफ सिपाही रिवोल्टेड। हजारों सिपाही ने क्या किया? रिवोल्टेड कर दिया, यानी कि विद्रोह कर दिया। दे वर स्ट्रिप्ड ऑफ देयर यूनिफॉर्म्स। उनको उनकी यूनिफॉर्म से हटाया गया, यानी कि नौकरी से उनको निकाल दिया गया था। एंड ह्यूमिलेटेड यानी कि उनकी क्या की गई? बेइज्जती की गई। एंड पुट इन आयरन्स, और उनको आयरन्स में डाला गया, यानी कि जेल में डाला गया। पुट इन आयरन्स का अर्थ होता है उनको जेल में डाल दिया। अब धीरे धीरे और भी डिससेटिस्फिकेशन पब्लिक में फैल रहा था। फ्यू फॉरेनर इंग्लिशमैन हैड केयर्ड टू अंडरस्टैंड इंडियन कस्टम्स और द पीपल्स माइंड। कुछ इंग्लिश ऐसे भी थे जिन्होंने इंडियन कस्टम्स, भारतीय रिवाजों को समझने की कोशिश की और उनके विचारों को समझने की कोशिश की। देखिए यहाँ पे ये इंग्लिशमैन क्या कह रहे हैं? ओ प्राउड ब्राह्मण सोल्जर्स। ओके, ये उसी मंगल पांडे के बारे में बात हो रही है। सोल्जर्स, डू यू नो, तुम जानते हो, दैट ग्रीज ऑन द बुलेट, बुलेट के ऊपर जो ग्रीज लगा होता है, एक होल उसका क्या कहते हैं, उसको स्ट्रिप जैसी लगी होती थी ऑन द बुलेट, यू हैव टू बाइट, और उसको दांत से खींच करके खोलना पड़ता था। ओके, इज मेड फ्रॉम द फैट्स ऑफ काउज एंड पिग्स। वो किससे बनी है? काउ के फैट से या पिग यानी सुअर के फैट से वो बनी। अब आप जानते हैं काउ जो है हिंदुओं के लिए जो है पवित्र मानी जाती है, और पिग्स को जो है जो मुस्लिम्स होते हैं वो उससे थोड़ा सा एक प्रकार का नफरत जैसा करते हैं। ओके, तो दोनों के लिए उसको दांत पे लगाना, मुंह पे लगाना एक पाप माना जाता है। लेकिन वो इंग्लिश क्या करते थे, ब्रिटिशर्स क्या करते थे, उसका जो कारतूस का कवर होता था उसको बनाने में किसका यूज करते थे?
गाय और सुअर के फैट का यूज करते थे। अभी देखो ब्राह्मण क्या कह रहे हैं, क्या व्हाट, अब ये मुस्लिम क्या कह रहे हैं, द व्हाइट मैन हैज डिसीव्ड अस टू। जो ये व्हाइट मैन थे, जो इंग्लिश थे, इन्होंने क्या कर दिया, हमको भी डिसीव्ड किया, यानी कि धोखा दिया। सून, उसके बाद चपातीज वर सेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज। रोटियों को भेजा गया गांव के गांव, एक गांव से दूसरे गांव के लिए। किसके लिए? टू टेल द पीपुल, लोगों को बताने के लिए, दैट देयर एम्परर, कि उनका जो राजा है, एम्परर है, वुड वांट देयर सर्विसेज, को उन लोगों की क्या चाहिए, सर्विस चाहिए। एम्परर का अर्थ है शासक। तो देखिए ये रोटी इस तरह से गांव गांव में पहुंचा रहे हैं। ये क्या करें, यस ऑल माई ब्लेज मैन विल बी रेडी। हाँ, मेरे गांव के लोग क्या है, तैयार हैं। किस चीज के लिए? रिवोल्ट के लिए, विद्रोह के लिए। सिमिलरली, जैसे गांव गांव रोटियां बांटी गई थी, जनता में रोटियां बांटी जा रही थी, उसी तरह सिमिलरली लोटस फ्लावर सर्कुलेटेड अमंग इंडियन सोल्जर्स। और जो भारतीय सिपाही थे, उनमें कमल के फूल का को जो है सर्कुलेट किया जा रहा था, प्रचार प्रसार किया जाता है कि वो आप भी हमारे साथ स्वतंत्रता संग्राम में आइए। ओके, देखिए यहाँ पे सोल्जर्स क्या कर रहे हैं, डेथ टू फॉरेनर्स, इन विदेशियों की क्या होगी, मृत्यु होगी। द मैसेज गेव ऑल हेल्प, यानी उस दोनों मैसेज का अर्थ क्या था कि हम गिव हेल्प एंड शेल्टर और द टू द पार्टियर्स, पैट्रियट्स का अर्थ है देशभक्त, यानी कि स्वतंत्रता सेनानी। जो भी स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनके लिए आप क्या करोगे, मदद करोगे। अब 1857 में क्या हो गया, रिवोल्ट स्टार्ट हो गया, विद्रोह स्टार्ट हो गया। Then there was a violent outbreak in at मेरठ। अब मेरठ में क्या हो गया, वो विद्रोह शुरू हो गया। और ये कहां से शुरू हुआ? सबसे पहले उसी आर्मी की छावनी से सिपाहियों के बीच में, सिपाहियों ने ही शुरुआत की थी इसमें। द सिपाही मार्च टू दिल्ली, और सिपाही लोगों ने, जो आर्मी थी यानी स्पेशल इंडियन आर्मी थी, उन्होंने क्या किया, दिल्ली की तरफ कूच करना शुरू कर दिया, मार्च करना शुरू कर दिया। और उन्होंने क्या किया था, जो बहादुर शाह जफर थे, ओके, उन्होंने अपना राजा घोषित कर दिया था। लॉन्ग लिव आवर एम्पायर बहादुर शाह, ठीक है, बहादुर शाह जफर जिंदाबाद वाली बात है। ओके, आप यहाँ पे देखिए ये जो पिक्चर है, इसमें क्या हो रहा है, जो ब्रिटिश इंग्लिश सिपाही हैं उसको क्या किया जा रहा है, मारा जा रहा है। और ये बहादुर शाह जफर हैं, इनको जो है राजा बना दिया गया था। ओके, अब उसके बाद ये लोग कहां चले, दिल्ली की तरफ कूच किया इन्होंने। द रिवेलियन स्प्रेड वाइडर, जो विद्रोही थे यानी कि स्वतंत्रता सेनानी थे, वो चारों तरफ फैल गए। मैनी लैंड लॉर्ड्स हैड लॉस्ट देयर लैंड्स बिकॉज ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज। जो अंग्रेजों की नीतियां थी, उसकी वजह से जो बहुत सारे लैंड लॉर्ड थे यानी जमींदार थे, उनको भी क्या कर दिया था, जमीन खोनी पड़ी थी। तो उन्होंने भी क्या किया, ये देखिए क्या करें, द व्हाइट मैन्स रूल मस्ट एंड, जो अंग्रेज हैं उनका रूल जो है क्या होना चाहिए, खत्म होना चाहिए। यस वी ऑल हेल्प यू, हम भी तुम्हारी क्या करेंगे, मदद करेंगे, विद्रोहियों की मदद करेंगे, स्वतंत्रता सेनानियों की मदद करेंगे। ओके, सो ये डिस्कशन किस किस के बीच में हो रहा है, ये जो लैंडलॉर्ड्स थे और ये जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे। अब देखिए किस तरह से फ्रीडम फाइट शुरू हुई। द फाइट फॉर फ्रीडम, फ्रीडम का अर्थ है स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का जो युद्ध हुआ था 1857 में, वो किस तरह से शुरू हुआ था उसके बारे में। मेनी फॉर्मर रूल्स, जो राजा पहले थे अंग्रेजों ने उनको हटा दिया था, जैसे बेगम हजरत महल, कहां से थी ये लखनऊ से थी, ऑफ लखनऊ, वह बहुत कटु थी अंग्रेजों के प्रति। द व्हाइट मैन हैज टेकन अवे माय किंगडम, जो अंग्रेज हैं उन्होंने मेरा राज्य छीन लिया है। ओके, ये पॉपुलर लीडर्स लाइक मौलवी अहमदुल्ला और फैजाबाद टोल्ड द पीपुल, अहमदुल्ला ने लोगों को क्या बताया, राइज ब्रदर्स, खड़े रहो, राइज, द अंग्रेज इज रूइनिंग आवर लैंड, ये जो अंग्रेज हैं हमारी जमीन को, हमारे देश को क्या कर रहे हैं, रूइन कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। और इन दोनों ने क्या कर दिया था, स्वतंत्रता संग्राम को ज्वाइन कर लिया था, अफसर्स यानी कि विद्रोह को ज्वाइन कर लिया था अगेंस्ट द फॉरेनर्स। ओके, और लोग
द पीपल रोज एवरीवेयर इन बरेली, कानपुर एंड इलाहाबाद। और जो बरेली, कानपुर और इलाहाबाद वाला इलाका था, वहां से लोग उठ खड़े हुए स्वतंत्रता सेनानियों के साथ कि अंग्रेजों को, व्हाइट मैन को क्या करें, भारत से बाहर उखाड़ फेंकें। एक और के बारे में पढ़ रहे हैं, अजीमुल्ला खान टोल्ड तात्या टोपे। अजीमुल्ला खान ने तात्या टोपे को बताया, क्या बताया, वी शुड हैव पेशवा नाना साहेब एज आवर लीडर्स। जो पेशवा नाना साहब हैं वो हमारे क्या होना चाहिए, लीडर होने चाहिए इन दिस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये जो स्वतंत्रता का संग्राम चल रहा है, इसमें पेशवा नाना साहब हमारे क्या होंगे, लीडर होंगे। तो हमने अजीमुल्ला हो गया, तात्या टोपे हो गए और नाना साहब हो गए, इन्होंने भी स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। उसके बाद जो 80 years old कुंवर सिंह ऑफ बिहार, जो कुंवर सिंह बिहार के राजा थे, उन्होंने क्या किया, देखिए, रिसीव अ बुलेट इन हिज रिस्ट। उनके हाथ में क्या हो गए थे, एक गोली लग गई थी। तो देखिए उन्होंने क्या कहा, मदर गंगा, दिस इज माई लास्ट ऑफरिंग टू यू। ये मेरी आपके को अंतिम ऑफर है, यानी कि आहुति है, यानी जिस हाथ पे गोली लगी उन्होंने उसको काट करके गंगा माँ में प्रवाहित कर दिया उसको। ठीक, जब वो नदी पार कर रहे थे तो उनको गोली लग गई थी, तो उन्होंने वो हाथ काट करके नदी में दे दिया। तो ये देखिए, ये सारी जो पिक्चर्स हैं ये हमें उस समय के बारे में बता रही हैं। हमारे दिमाग में पिक्चर आ रहा होगा कि उस समय किस तरह का सीन रहा होगा। ओके, द पैट्रियट्स प्रोनाउंस्ड अपॉन द ब्रिटिश एंड फॉट पिच्ड बैटल्स ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया। ये जो फ्रीडम फाइट वाला 1857 का ये था, ये पूरे देश में फैल गया था। ओके, फ्रॉम आवर फ्रीडम मूवमेंट, एस.डी. सावंत इज द राइटर ऑफ दिस चैप्टर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यू हैव लर्नड अ लॉट। और सबसे बड़ी बात है, आपने बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स के नाम देखे हैं, किस तरह से फाइट शुरू हुई, किस तरह से जो है अंग्रेजों ने हमारे देश पे कब्जा किया, इस सारे के बारे में। ओके, सो होप दैट आपको क्लियर हुआ होगा। जो जो वर्ड डिफिकल्ट है मैंने उनको अंडरलाइन किया हुआ है, तो आप उनको फेयर कॉपी में लिखेंगे, उसी के साथ मैंने उसका मीनिंग भी आपको बताया है। ओके, तो आप कोशिश कीजिएगा उनको लिखने की। और इसका जो क्वेश्चन आंसर्स वाला है पोर्शन है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सेंड करूंगा। थैंक यू।